मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अब अभी सुबह सुबह एक फ़ोन आया बिहार से। मैं अक्सर निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि भाई आप लोग फ़ोन मत किया कीजिए, क्योंकि कठिन होता है, मतलब बड़ा मुश्किल होता है कि फ़ोन में उठा पाऊँ, और कैसे उठा पाऊँगा। अगर फ़ोन ही उठाता रहूँगा तो दूसरे काम तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फ़ोन में उठाता क्यों हूँ? क्योंकि कई बार कुछ ऐसी बात पता चल जाती है, कई बार कुछ ऐसी जानकारी होती है जो कोई भी सर्वे, कोई भी अखबार, कोई भी टीवी चैनल कोई नहीं बता सकता है, कितना भी आप दिमाग लगा लें। कई बार कुछ इंसाइट ऐसे मिल जाते हैं ना, अचानक किसी के दिमाग में आए। और मैं बार बार कहता हूं कि जो मस्तिष्क है सबका, वो बहुत उर्वर होता है, तरह तरह से सोचता रहता है। जरूरी नहीं कि जो लोग टीवी पर बैठे हैं, जो लोग हम जैसे लोग जो दिन भर टेलीविजन चैनलों पर हैं या अखबारों में लिख रहे हैं या पत्रकार हैं, नेता हैं, विश्लेषक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, वही सब मतलब ऐसा सोच लें। कई बार एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, और कम से कम मैंने तो अभी तक किसी के मुंह से नहीं सुना। सुबह सुबह एक फोन आता है, एक बार मैं नहीं उठा पाया, फिर दोबारा फोन आया तो मैंने उठा लिया, और उठाते ही मैं कहता हूं कि भाई बताइए क्या है। मैं कहता हूं, राम राम करता हूं, कहता हूं बताइए। उसके पीछे मंशा यही रहती है कि वो सीधे मुझे बात बता दे, मेरा भी समय न जाए, 1 मिनट अपनी बात खत्म करें, उनका भी समय न जाए। कई बार लोग कहते हैं सिर्फ बधाई दे रहे हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बधाई के लिए फ़ोन किया। कई बार लोग कहते हैं कि फलाना चीज़ आपने जो बोली वो थोड़ी कम ठीक थी, ऐसे बोलते तो बड़ा अच्छा रहता। ठीक है, वो भी स्वीकार्य है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे आप ये बात करते ही नहीं। कई बार लोग नाराज भी होते हैं, गुस्से भी होते हैं हमारी बात से। लेकिन अभी सुबह जो फ़ोन आया वो बिहार से फ़ोन आया, और वो बात कुछ और ही कर रहे थे। बिहार के, वो कहाँ से उन्होंने फ़ोन किया था ये तो मैं भूल गया, लेकिन उनका नाम था शिवशंकर। उन्होंने कहा मैं शिवशंकर बोल रहा हूँ बिहार से। हमने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा सर कल आप लोग भी चूक गए। तो मैंने कहा हम लोग चूक गए, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता किस लिए की थी, आप लोगों को समझ में आया? तो हमने कहा समझ में क्या आना है भाई, वो एजेंडा चला रहे हैं, वो वोट चोरी का झूठ बार बार बोलेंगे तो कुछ लोगों को ठीक लगने ही लगेगा। कुछ लोग उस आधार पर मानेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। भाई 2 बार तक तो सब ठीक हो गया था, अब तीसरी बार हो गया तो बहुत लोग परेशान हैं। तो उनका नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल कल राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता इसलिए की जिससे हिंडनबर्ग पर जो अडानी वाली रिपोर्ट थी ना, अडानी के ऊपर जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट की थी, उसके आरोपों पर जो सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का नियामक है, रेगुलेटर है, उसकी जो रिपोर्ट आनी थी उस पर चर्चा ना हो। अच्छा, ये तो मैंने देखा कि किसी टीवी चैनल पर किसी जगह उस तरह से चर्चा नहीं हुई। अब मुझे वो बिहार के जो शिवशंकर जी हैं उनकी बात तो ठीक लग रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल इसीलिए नहीं किया कि जो अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली है उसकी बात, उसकी चर्चा ना हो पाए। अब फिर इस बात को देखा तो बात तो सही है भाई। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, झूठ बोला, अफवाह फैलाई, एकदम ईमानदारी नहीं बरती, लेकिन चर्चा तो कल उसी की हुई। उसी के लिए लोग 10 बजे से, मैं भी 10 बजे से कल बैठा हुआ था। सोचिए 1 घंटे तो मैं प्रतीक्षा में बैठा रह गया कि भाई राहुल जी को पूरा सुन लें। नेता प्रतिपक्ष हैं, हम तो उसी तरह से देखेंगे, पत्रकार के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर। लेकिन क्या निकला? वही फटा पोस्टर निकला, जीरो। हीरो तो हो नहीं पाया। अब ये रिपोर्ट आपको मैं बताता हूं। सेबी की जो रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप पर, उसने बहुत साफ साफ उन आरोपों को खारिज कर दिया जिन आरोपों को लेकर बार बार वो अडानी के ऊपर आरोप लगाया जाता है बार बार कि भाई सब कुछ गड़बड़ कर दिया। सारा जो, जिसको कहते हैं ना कि जो आपने देश का एक तंत्र था उसमें सेंध लगा दी, गलत तरीके से कारोबार कर लिया, इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी, जाने क्या क्या कहा। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट जारी की थी। कब जारी की थी? 24 जनवरी 2023। अडानी जी लाने वाले थे एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, 20,000 करोड़ का था। हालांकि उसके बाद उन्होंने ओवर सब्सक्राइब करा दिया था, फिर सारे पैसे दे दिया। बड़े आदमी हो और सब्सक्राइब तो उनके मित्र यार भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहे इसलिए सारे पैसे कर दिए वापस। अब लेकिन जरा सोचिए
हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट में कहा गया कि आरडी कॉर्प लिमिटेड है, माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स है और रेहवार इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब के जरिए फंड की रूटिंग की गई, इधर से उधर डाला गया और अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनमें ये सब खेल हुआ। अडानी ग्रुप, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज। अब हालांकि अब तो क्लीन चिट मिल गई। जो सेबी की इन्वेस्टिगेशन है उसने बहुत साफ साफ विस्तार से बताया है कि क्या क्या हुआ, किसको कैसे लोन गया, कहां से फंड ट्रांसफर हुआ, कहां किसको मिला, वो सब बहुत साफ साफ बताया गया। अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, उसमें कहां फंडिंग हुई, कौन से लिंक हैं, माइलस्टोन का और रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो सब भी बहुत विस्तार में बताया गया। अब सवाल तो लेकिन वही है कि जब लोन लिया गया और ब्याज के साथ चुका दिया गया तो फिर क्यों ये आरोप लगाया गया। ये जो कहा जा रहा था कि एकदम अडानी ने तो सब बेईमानी ही कर ली है, अब समझ में आ रहा है कि बेईमानी तो नहीं की। तब बिहार से वो जो सज्जन फोन करते हैं उनकी बात मुझे कुछ हद तक ठीक लगने लगती है। और ये बात तो सही है कि एकदम कल किसी ने इसकी चर्चा उस तरह से नहीं की, बिल्कुल ही नहीं की। क्या देश को अस्थिर करने की साजिश उसके बहाने से भी की थी क्या? अब देखिए, मैं बार बार कहता हूं, देश को सैकड़ों अंबानियों अडानियों की जरूरत है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसके लिए बड़ा जरूरी है। अंबानी अडानी तो चाहिए देश की स्थिति अगर दुरुस्त करनी तो। और मैं बार बार आपको बताता ही हूं कि दुनिया का हर वो देश जिसकी कंपनियां बड़ी होती चली गई, वो देश बड़ा होता चला गया। चाहे आप जापान कह लीजिए, चाहे आप कोरिया कह लीजिए, चाहे आप जर्मनी कह लीजिए, पूरा यूरोपीय यूनियन कह लीजिए, अमेरिका कह लीजिए, और अभी हाल का अगर उदाहरण करें तो चाइना कह लीजिए, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया। और आज अगर भारत भी दुनिया में ताकतवर हो रहा है तो इसीलिए क्योंकि हमारी कंपनियां बड़ी हो रही ना भाई। ऐसे थोड़ी ना हम बड़े होते चले जा रहे हैं। और जब हमारी कंपनियां बड़ी हो रही हैं, हम बड़े हो रहे हैं, तो हम दुनिया के लिए सिर्फ मार्केट एक्सप्लॉयटेशन की जगह नहीं रह गए। हम तय करते हैं, हम भी टर्न डिक्टेट करने लगे। उसको ध्वस्त करने की साजिश। देखिए, गौतम अडानी तो बड़े आदमी हैं। अडानी साहब का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ा बहुत कुछ उनका। दुनिया के मतलब टॉप रिचेस्ट वाली सूची में थे। वो कौन सी हुरुन करके एक आती है ना, रिचेस्ट वाली, नीचे चले गए। कहाँ तीसरे नंबर पर थे, कहाँ 20 की लिस्ट से बाहर हो गए। वो सब हुआ, लेकिन अडानी की कंपनी है, काम हो रहा है। वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जहाँ सब कुछ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट है, हवाई जहाज, हवाई अड्डा है, सब ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम वो कर रहे हैं। अब उसमें कितना फर्क पड़ेगा? शेयर के भाव में फर्क पड़ा। तो शेयर के भाव में किस पे फर्क पड़ा? हमारे आपके जैसे आम निवेशक से। हालांकि मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पास अडानी का ही नहीं, किसी का कोई शेयर नहीं। मैं जब CNBC आवाज में था तो मुझको TV18 के 4000 शेयर मिले थे। कंपनी के वैल्यूएबल एम्प्लॉय होने के नाते, ESOP उसको बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। और ये कब मिला था मुझको? ये मिला था मुझे मेरे ख्याल से 5-6 में मिला रहा होगा। 2005-6 की बात कर रहा हूँ। तो तब भी मुझे शेयर मिले थे। तो ये जो नमूने कभी कभी कहते हैं ना कि कहाँ से क्या कैसे कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी ये होनी चाहिए। खैर, ये यूं ही बता दिया, ऐसा इसकी बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे 4000 शेयर मिले थे, तो उसके लिए मैंने डीमैट अकाउंट खुलवाया था। फिर कुछ दिन मैंने ट्रेडिंग भी की बीच में। तो थोड़ी सी, जिसको कहें ना कि लोभ बड़ा मुश्किल होता है, तो वो BTST होता है ना, बाय टुडे सेल टुमारो। तो 3-3:15 बजे के आसपास खरीद लेते थे और अगले दिन मार्केट खुलते ही बेच देते। कोल इंडिया का शेयर भी लिया था, तो वो भी अच्छा था जो है। ऐसे खैर बहुत सी चीज़ें गड़बड़ भी हुई बहुत। खैर वो अलग विषय हो गया, विषयांतर हो जाएगा, बीच में आ गया। लेकिन मैंने कहा बता देता हूँ, हम तो सब कुछ खुली किताब। लेकिन उसके बाद मैंने डीमैट खाता होता बंद करा दिया। अब तो मेरा कोई लेना देना भी नहीं। हालांकि पता नहीं फिर भी क्यों डीमैट वालों की मेल कभी कभी आती रहती है कि ये आ गया नया नियम, वो आ गया। अब हमको लगता है उन्होंने अपने डेटाबेस से हटाया नहीं। ये सब बड़ी दिक्कत है भाई, जब कोई ऐसे कर नहीं रहा है तो उसको हटा देना चाहिए। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ढेर सारे लोग, भारत में बहुत बड़ा बेस हो गया है जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, पैसे कमाते हैं। अचानक कोई चढ़ जाए तो गड़बड़, अचानक कोई गिर जाए तो गड़बड़। पिटता बेचारा आम निवेशक, हम लोगों की तरह। हम भले बाजार में नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे आम निवेशक जो। अब अडानी की कंपनियों के शेयर टूट गए, कोई गड़बड़ तो हुई नहीं थी।
फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं थी, जो वैल्यू बुक होती है, ऑर्डर बुक होती है, उसमें सब में कोई दिक्कत नहीं थी, इनकी फ्यूचर प्लानिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी हो गई गड़बड़। इसीलिए लगता है कि ये कोई साजिश थी। आपको याद होगा महुआ मोइत्रा तो बाकायदा अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के लिए वो आरोप लगा था कि एक दूसरी कंपनी के जरिए सवाल पूछने को उनको कहा गया था। अब उसके लिए क्या क्या हुआ होगा ईश्वर जाने, बड़े लोग हैं, सब बड़ी बड़ी बातें, हम लोग तो सामान्य पत्रकार हैं, अपना जूझते रहते हैं। लेकिन अब तो मिल गई क्लीन चिट। कल का समय ही राहुल गांधी ने तय किया वोट चोरी वाले अभियान को बढ़ाने के लिए, हालांकि कल बड़ा फ्लॉप रहा, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो अडानी पर मिली ये क्लीन चिट ये भी बता रही है कि भारत का रेगुलेटरी सिस्टम बहुत दुरुस्त है, हमारे नियामक बड़े सजग हैं, जागरूक हैं, और हमारा देश ऐसी साजिशों से आगे बढ़ने में, निकलने में अच्छे से कामयाब होता है। ये क्लीन चिट मिल गई, उससे बहुत पहले हिंडनबर्ग जी बंद हो गए, अब वो है ही नहीं, तो किस लिए वो किए गए थे? दुनिया भर की कंपनियों के भाव गिराते थे, शॉर्ट सेलिंग करते थे, कमाई करते थे, चले जाते थे। जानना आपको ज़रूरी है। हिंडनबर्ग की दुकान पहले बंद हो गई, अब अडानी को मिली ये क्लीन चिट बता रही है कि भारत की विकास की राह में जो भी साजिश होगी वो ध्वस्त होगी, कोई रोड़ा नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।